हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो पेपर हुआ था ना आपका ऑनलाइन 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में पेपर 2। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी सेक्शन में, सीडीपी का। ठीक है, तो इसमें मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कथन असर्शन रीज़न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट में। इस बार लास्ट टाइम पूछे गए थे, इस बार पूछे जाएंगे। ओके, तो कथन ए है मतलब मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। कारण, इसका रीज़न होगा एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो इसमें सही विकल्प चुनना है हमें। यहाँ पे जो भी सही ऑप्शन होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्या ये सही है? नहीं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों सही है ये हम देख लेते हैं। आर गलत क्यों है और ए सही क्यों है? मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने योग्य है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। नहीं, ये यहाँ पे आपका आर बिल्कुल गलत है, ए सही है। ठीक है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। मतलब ऐसे स्पाइरल होता है ये, ऐसे ऐसे। तो उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक रूपता, चक्रीय बढ़ोतरी, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। बिल्कुल स्पाइरल चलता है डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब लीनियर नहीं है कि ऐसे जाएगा, ऐसे कभी तेज़ होगा कभी फिर धीमा हो जाएगा, कभी ऐसे कभी तेज़, इस तरीके से होता है, स्पाइरल है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यताओं के आधार पर समूह बनाना शामिल है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सीधे सही हो जाएगा क्यों इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्याजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? मतलब प्याजे ने जो अपनी 4 स्टेजेस दी है ना, प्याजे की मेनली 4 स्टेजेस हैं। कौन सी? एस, पी, सी, एफ। आप इसको निमोनिक से याद रख सकते हैं। एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस दी हैं प्याजे ने। ठीक है, और ये सीक्वेंस में ही है। इससे पहले मतलब 0 to 2 सेंसरी मोटर, और 3 to 7 प्री ऑपरेशनल, 7 to 11 ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। इस तरीके से इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक सक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? औपचारिक यानी कि फॉर्मल। हमारे से कौन सी स्टेज का पूछा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। मतलब रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई। प्रत्येक ने कुल कितनी खाई? यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या होगा? मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इसमें ये आ जाती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ये होगा आपका बी ऑप्शन सही यहाँ पे। ठीक है, लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? सामाजिक अंतःक्रिया, हाँ बिल्कुल सही। सोशल इंटरेक्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स, भाषा, हाँ बिल्कुल भाषा को एक महत्वपूर्ण टूल माना है वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए। प्याजे ने नहीं माना है, वाइगोस्की ने माना है। नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, नो। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब वाइगोस्की से रिलेटेड है, और सांस्कृतिक उपकरण भी, कल्चरल टूल्स भी, यानी कि इन्होंने कल्चर को भी महत्व दिया है, भाषा को भी। पियाजे ने भाषा को महत्व नहीं दिया है और वाइगोस्की ने दिया है, याद रखें। लेव वाइगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दी जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं पार्ड या स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था ब्रूनर ने, बट इसे यूज़ किया वाइगोस्की ने। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखें, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है ब्रूनर ने और इसको यूज़ किया है वाइगोस्की ने। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है? हावर्ड गार्डनर की थ्योरी है ना इंटेलिजेंस की, तो उन्होंने क्या कहा है बुद्धि के बारे में? बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर करती है। नो। इंटेलिजेंस इज ए प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नो। इंटेलिजेंस comprises of 7 intelligence in a hierarchical order. Intelligence is a generic ability that he labeled as G factor, S factor। ये तो उसने दिए है ना, स्पीयरमैन ने। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं इंटेलिजेंस comprises of several kinds of human abilities। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय अक्षमताएं होती हैं, जैसा कि नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक, मतलब 8 प्रकार की बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने। जैसा कि काइनेस्थेटिक कह सकते हैं आप विराट कोहली को, और लिंग्विस्टिक हमारे मोदी जी भी जो शब्दों से खेलते हैं, और नेचुरलिस्टिक जो प्राकृतिक मतलब किसान कह सकते हैं, नेचुरलिस्टिक गार्डनर। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? तो वह उन्हें इन विषयों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे बच्चों को। ठीक है। जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? ये पियाजे ने कहा है। पहले विचार आते हैं और फिर भाषा बाद में आती है। थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, और वे उसको मतलब प्रोसीड भी करते हैं। लैंग्वेज भाषा को मतलब विचार, थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज। ये पियाजे का फेमस कथन है, फेमस कोटेशन है, फेमस इनकी कही हुई बात है जीन पियाजे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक की ओर परिवर्तन नहीं। फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं जाना, में समेटिव टू फॉर्मेटिव जाना है। तो यहाँ पे हमारे से क्या पूछा गया? जो गलत है, जो नहीं, ये नहीं है ना, आप इसे नोट एक्सेप्ट नहीं, इनको विशेष ध्यान दें इन पे, ये आपका पूरा क्वेश्चन को घुमा देंगे अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि NEP 2020 फॉर्मेटिव से समेटिव जाने की बात नहीं करती, समेटिव टू फॉर्मेटिव जाने की बात करती है। यानी कि साल में एक बार ही मूल्यांकन हो, इसको NEP 2020 प्रमोट करती। सिर्फ पेन पेंसिल टेस्ट के थ्रू आप बच्चे को जज करें कि वो उसको ग्रेड दें, तो ये मतलब NEP 2020 प्रस्तावित नहीं करती है। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? जी हाँ, यह विद्यार्थियों को अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करती है। जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका।
एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? क्षेत्रीय, रीजनल लैंग्वेज, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, भाषाई। Which kind of diversities should a teacher respect and include in her classroom? रीजनल भी हो, सोशल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक। तो यहाँ पे शायद नहीं होगा, फिर इकोनॉमिक को आपको शायद सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ठीक है। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मतलब कक्षा 4 का बच्चा है लेकिन वो इतना पढ़ पाता है कि जितना एक क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा पढ़ सकता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है, तो मूर्ति निम्नलिखित से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ये है डिसलेक्सिया को, पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, पठन अधिगम अक्षमता, इससे रिलेटेड आपको आपके पेपर में ज़रूर देखने लगा। जैसा कि ये लास्ट टाइम आया हुआ है 22 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है और इस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है अपने इस चैनल पर। तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी और जितने भी मतलब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से, तो वे हमने सब कवर कराए हुए हैं। तो आप उसको पहले उसको जाकर देखें, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? उनकी मौलिक सोच के आधार पर। बिल्कुल सही। देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने का क्या मतलब तरीका है, उसके थ्रू वो बच्चों को पहचान कर पाएगी कि बच्चा क्रिएटिव है नहीं। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की क्षमता। यह हैं ADHD के। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसे शॉर्ट में वो बोलते हैं ADHD। हो सकता है इससे आपकी फुल फॉर्म भी पूछ लें। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ये बच्चा टिक के नहीं रह पाता एक जगह। मतलब कुछ भी वो ये नहीं कर पाता कि आप उसे कहो कि आप 5 मिनट यहाँ बैठ जाओ तो वो 5 मिनट तक बैठा रहेगा। आपको कभी वो उधर दिखेगा, कभी उधर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? लचीले समूहों का वर्णन नहीं, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एबिलिटी ग्रुपिंग, या रीजनेबल करिकुलर अकोमोडेशन। तो यहाँ पे एबिलिटी ग्रुपिंग सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। मेधावी बच्चे की जो विशेषता नहीं है, मतलब ये तो मेधावी बच्चे की विशेषता है, मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है। उच्च स्तर का समर्पित भाव, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, प्रिफर्स वर्किंग। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? मतलब कक्षा के प्रबंधन पर कैसे, क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। ठीक है। क्योंकि कम टाइम है, हम जल्दी से बस आंसर ही फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी 10 से 12 ही दिन है, तो ज़रूरी नहीं है आप 1 घंटे की वीडियो देखो। जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है फ़िलहाल। ये PYQ आपके लिए बेस्ट है। इस टाइम पे अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 20% पेपर, मतलब 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप PYQ के सेट लगा लेते हैं। ठीक है। और इसको हम कम समय में जल्दी मतलब सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? रट्टा लगाने के लिए कहना, जब तक बच्चों को पुरानी अवधारण सही से ना बदल जाए। नो, रटने से नहीं चलता काम, रटंत विद्या चलत नाहिन सीटेट। ओके, बच्चे को रटने से दूर लेके जाना, रिकॉल, मेमोराइजेशन, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं।
बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। छात्रों इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, आप जाकर जब देखेंगे ना सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह के, मतलब 3-4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको सही छांटना होगा ना, वो फाइंड आउट करना होगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके निकाल पाओगे। मतलब आपका टॉपिक अच्छे से अगर पढ़ा हुआ होगा ना तो आप इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से कह लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रभावशाली शिक्षण में जो समाहित है, मतलब इसमें 3 तो ऐसे हैं जो समाहित हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो समाहित नहीं है। जो नहीं है हमें वो फाइंड आउट करना है। मतलब जो 3 सेम से लगे वो तो होंगे, जो एक ऑड वन हो इसमें तो उसे आउट कर लेना, मतलब उसे देख लेना। छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण, कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंध करना। यही नेगेटिव है, बस मिल गया है ना, ये गलत है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, कठोर नहीं बनाना, हमें फ्लेक्सिबल बनाना क्लासरूम में एनवायरनमेंट को। रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? रटना या डिस्कवरी लर्निंग? रटने की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही, तो रूट लर्निंग, तो मतलब रूट लर्निंग, रूट मेमोराइजेशन, रिकॉल, ये सब नेगेटिव है। ये यहाँ पे हो रही है डिस्कवरी लर्निंग, खोज अधिगम, खोज शिक्षण। ओके, कि संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? मतलब आप, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो आप इंग्लिश पढ़ें CDP में, जो क्योंकि इंग्लिश का ही जो आंसर है वो फाइनल समझा जाता है, हिंदी का फाइनल नहीं माना जाता। जो आपकी आंसर की आएगी ना उसमें इंग्लिश का ये पॉइंट होगा, सेक्शन होगा, उसको मतलब फाइनल समझा जाएगा। और इसमें ज़्यादा वर्ड्स को घुमा के भी नहीं बताते, मतलब हिंदी में तो एक ही शब्द के कितने ही अर्थ होते हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तो अच्छा है कि आप इंग्लिश में सोल्व करें पेपर अपना। वैसे वहाँ आपको चेंज करने का तो ऑप्शन मिलेगा नीचे, आप इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में पढ़ो वो क्वेश्चन, फिर हिंदी में अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो आप नीचे जाके ऑप्शन पे चेंज कर लो, 1 सेकंड के हिसाब से आपको वो चेंज हो जाता है। आप हिंदी में कर लें, फिर हिंदी में भी समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ लें, तो ये आपको आसानी हो जाएगी, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट इन ए हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर इज कॉल्ड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है या क्या होनी चाहिए? तो सिस्टम, प्रथम इकाई होनी चाहिए सिस्टम। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देयर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉस्टर्स देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसी। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कथन ए, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। रीज़न, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। सही हमें फाइंड आउट क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई देखने को मिलेंगे पेपर में, क्योंकि सीटेट में ना सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, तो वे लेवल को हाई ले जाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने लैंग्वेज को थोड़ा ट्वीक करके पूछा था लास्ट टाइम। काफ़ी इतने ईजी पेपर नहीं आया था पिछली बार, जैसा कि ऑफलाइन होता था। सीटेट में जो ऑनलाइन पेपर हुआ है लास्ट टाइम, वो फिर भी काफ़ी उसका स्टैंडर्ड हाई था क्वेश्चन का। तो आप रट के तो बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे ऐसा पेपर, इसलिए आपको समझ बनानी पड़ेगी अपनी। अच्छे से आप टॉपिक्स को समझ के जाएं, क्योंकि टॉपिक्स सीटेट में लिमिटेड हैं, इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है। जैसा कि अगर मैं मतलब मेन टॉपिक बताऊं, तो जैसा कि डेवलपमेंट का एक पूरा टॉपिक हो जाता है, उसमें 3 से 4 नंबर का है डेवलपमेंट से रिलेटेड, और पियाजे-वाइगोत्स्की कोलबर्ग की थ्योरी है तीनों की, उससे 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं। और बिहेवियरिज्म से इतने क्वेश्चन नहीं बनते इसमें, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे स्किनर से, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने दी है ना, वो इस तरीके के क्वेश्चन है। CCE ये मेन टॉपिक है, और TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इस तरीके की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऐसे 14 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब सीटेट में उन्हीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सब टॉपिक को हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, क्योंकि 10-12 दिन में इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो आप मतलब 100% कर पाओ, इतनी तैयारी आपकी करा दी जाएगी। हाँ, ये कहा जाए कि वो आपके 140 प्लस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो पूरे साल पढ़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपका 90 पे पास होता है ना, तो आपका 90 आप आसानी से गेन कर पाओगे, अगर आप ये सिंगल वीडियोस भी देखते हो। और अपनी जो बीएड की या डीएलएड जो भी आपने किया है, उनकी बुक्स को एक बार देख लेना, उससे आपका बेस बन जाएगा। ओके। तो सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होते हैं ना, उनमें किस तरह के मतलब क्रियाकलाप होने चाहिए, एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दें, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दें, और चैलेंजिंग टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम तभी तो होगा ना, जब क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेगा। एक हो जाएगा ऑप्शन। तो ये था हमारा एक सेट, जो मतलब 22 दिसंबर को हुआ था। ये आपका पेपर, सेकंड पेपर था आपका, 6 to 8 लेवल के लिए जो होता है ना सीटेट का पेपर। तो उसका जो 22 दिसंबर को आया था सेकंड शिफ्ट में, ये आज हमने उसको सोल्व कर लिया है, और लगभग 22 मिनट में आपने ये 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। लेकिन आपको इससे भी कम टाइम में सोल्व करने हैं पेपर में, क्योंकि CDP का सेक्शन काफ़ी ईजी रहता है, तो इसको आपको 15 से 16 मिनट में कवर कर लेने हैं CDP के 30 क्वेश्चन। क्योंकि मैंने खुद ने 15 से 16 मिनट में CDP के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, और उसमें मेरे 27 क्वेश्चन सही हुए थे आउट ऑफ 30। 3 क्वेश्चन कह सकते हैं आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हुए हों, या मुझे पता ही ना हो सकता है, क्योंकि हर कोई मतलब ज्ञान का भंडार नहीं होता कि आपको सब कुछ पता ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट। हम ये जो PYQ के से मतलब हम फ़िलहाल PYQ ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम आपका सर पर है सीटेट का। तो आप अच्छा है कि बस आप PYQ सॉल्व कर लें अच्छे से अपने। तो ये 22 दिसंबर का पेपर था आपका सेकंड शिफ्ट का। तो फिर आपसे मुलाकात होती है इसी चैनल पर नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।